नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का YouTube पर स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की। ठीक है, तो वर्णमाला जानेंगे और मैं आपसे बिल्कुल बोलता हूं दोस्तों, एक बार वर्णमाला समझिए, क्योंकि समझने से ज़्यादा आप सीखेंगे प्रश्नों को हल करना। क्योंकि याद तो सभी करते हैं मगर सब भूल जाते हैं, इसलिए आप समझो। ठीक है, और वर्णमाला एक वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, कोई भी भाषा हो वैज्ञानिक तरीके से सीखते हैं तो बिल्कुल आप उसे आगे भी बिल्कुल याद रखेंगे। कोई भी प्रश्न हो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो बस समझो। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला क्या होती है वर्णमाला। तो वर्णमाला प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, यानी कि मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं वर्णमाला के बारे में। आखिर क्यों वर्णमाला की आवश्यकता पड़ी, क्यों वर्णमाला होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हम जो मोटी मोटी बातें हैं ना, वो यही हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वर्णमाला क्या है और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए मैं अपने विचारों को, ठीक है, दो बंदे हैं। ठीक है, एक है भैया राम, एक है भैया श्याम। ठीक है, ये भैया कौन है, ये है राम और ये है भैया श्याम। तो राम को अपने विचार अपने भाव श्याम को बताना है, श्याम को अपने विचार अपने भाव भैया किसको बताना है, राम को बताना है। तो ये किस माध्यम का सहारा लेंगे, ये लेंगे एक भाषा का सहारा। भाषा एक माध्यम होगी जिसके द्वारा ये अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो भाषा, अब भाषा क्या होती है। भाषा को कुछ लोग अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, भैया अंग्रेजी एक भाषा होती है। कुछ लोग हिंदी को एक भाषा के नाम से जानते हैं, हिंदी एक भाषा होती है। कोई उर्दू को एक भाषा मानता है, तो सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, हम किस पर बात करेंगे, हम बात करेंगे हिंदी में। ठीक है, हमारी क्लास का नाम ही है हिंदी वर्णमाला, तो आज हम बात ही हिंदी की कर रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे भैया हिंदी वर्णमाला की, कि क्या होती है हिंदी वर्णमाला और कैसे इसको हम करेंगे हल। ठीक है भैया, अब हिंदी वर्णमाला में जैसे कि आप सभी जानते हैं अंग्रेजी में लेटर तो पता ही है आपको भैया, लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स होते हैं। उसी प्रकार हिंदी में जो होते हैं वो होते हैं वर्ण। ठीक है, हिंदी में क्या होते हैं, वर्ण। आ से, आ से लेके कहां तक, आ से लेके श्रा तक, है ना। आ से लेके श्रा तक, तो ये क्या हो गए, आ से लेके श्रा तक तुम्हारा जो हो गए वर्ण होते हैं। कितने वर्ण हो गए, 52 हो गए वर्ण, 52 वर्ण होते हैं। अब इन्हीं वर्णों को मैंने क्या किया, सम्मिलित रूप में लिखा। मतलब सम्मिलित रूप में मतलब होता है मिलाकर मैंने लिखा। तो एक बना क्या, एक बना शब्द, और शब्द कौन सा बना, राम। तो राम क्या हुआ दोस्तों, एक हुआ शब्द। इन्हीं शब्दों को मैंने मिलाकर लिखा, तो मेरा क्या शब्द बना, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, भैया राम बाजार जाएगा, तो ये क्या होगा, ये होगा एक वाक्य दोस्तों। क्या कहलाएगा, एक वाक्य। ठीक है, वाक्य को तोड़ेंगे क्या बनेगा, शब्द। शब्द को तोड़ने पे बनता है वर्ण, और वर्ण के भाई टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण को आप भैया बांट नहीं सकते। ठीक है, चलो अब यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उन प्रश्नों के बारे में यही हम चर्चा कर लेते हैं, आगे भी करेंगे मगर यहां भी कर लेते हैं। अब देखो एक प्रश्न ये बनता है कि भैया भाषा की सार्थक, है ना, भाषा की सार्थक लिखित इकाई क्या है। भाषा की सार्थक लिखित इकाई क्या है, या भाषा का सार्थक रूप क्या है, या भाषा की सार्थक इकाई क्या है ना। तो कुछ भी प्रश्न है, वो है दोस्तों वाक्य। सार्थक का मतलब होता है जिसे अपने भाव जो राम ने श्याम को दिए, तो राम श्याम ने क्या किया, उन भावों को समझा। ठीक है, अगर राम बोलता जाता तो क्या समझ जाता, कौन जाता, सीता जाती राम जाता, कौन जाता, नहीं समझ पाता। तो इसलिए उसने क्या बोला, इसने वाक्य बोला कि राम बाजार जाता, तब जाके श्याम समझा। तो यही होता है सार्थक, है ना, कि भाषा की सार्थक लिखित इकाई वो होती है वाक्य, जिसे
जिसे भाषा के माध्यम से भाई दूसरे को समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यही होता है दोस्तों वाक्य। अब वाक्य निर्माण हुआ शब्द से, जैसा कि मैं बता चुका, और शब्दों का निर्माण हुआ है वर्णों से। ठीक है, देखो अब कुछ लोग हिंदी नहीं समझते, है ना, हिंदी उनको कम समझ में आती है, अंग्रेजी मीडियम है भैया आजकल, अंग्रेजी क्षेत्र है भैया, क्षेत्रीय भाषा बन गई एक तरह से, है ना, लोग ज्यादातर अंग्रेजी में बात करते हैं, तो अंग्रेजी को समझते हैं, तो मैं अंग्रेजी में उन्हें समझाता हूँ। अंग्रेजी वाले तो ये तो जानते हैं कि भैया अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। कहां से कहां तक, ए से जेड तक होते हैं कि नहीं होते। अब मैंने लिखा भैया राम ही लिखा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन लेटर्स को मिलाया, तो ये लेटर्स क्या बने, एक वर्ड बने, वर्ड बने। अब इन्हीं वर्डों में लिखा राम, ठीक है, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, तो ये क्या बना दोस्तों, ये बना एक सेंटेंस, है ना। तो इसको ही, सेंटेंस को ही तो हम समझते हैं, या हम वर्ड को समझ जाते हैं, नहीं, सेंटेंस को। इसी प्रकार होती है हिंदी, ठीक है। चलो, तो ये हमने करी मोटी मोटी बात है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्ण के बारे में, कि आखिर वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में परिभाषा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है ना। देखो हिंदी में वर्ण तो होते हैं भैया कितने, 52, ठीक है। इन वर्णों को हमने भैया क्या बोला, दो भागों में बांट दिया, ठीक है, एक हो गए स्वर, एक हो गए भैया व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब पहले स्वर व्यंजन पे जाने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, यहां भी वर्णों के बारे में मोटी मोटी बातें करते हैं, ठीक है। वर्ण होता क्या है एक्चुअल, सिंपल या सामान्य भाषा में पूछूं तो वर्ण क्या है, तो भैया लोग बोलेंगे कि वर्ण एक ऐसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा ना जा सके, है ना, वही तो कहलाएगा वर्ण। तो वो यही होता है वर्ण, जिसको तोड़ा ना जा सके, समझे, बिल्कुल यही होता है। अब कुछ प्रश्न बनते हैं, कौन से प्रश्न बने, उन प्रश्नों पे बात करते हैं। भाषा की, है ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, मौखिक इकाई, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको चार, वर्ण, ध्वनि, शब्द या वाक्य, बताइए दोस्तों। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा उत्तर होगा, वो होगा दोस्तों ध्वनि। क्यों, क्योंकि यहां पे एक शब्द जुड़ा है मौखिक, ठीक है, मौखिक मतलब बोलचाल में। अब मैंने यही प्रश्न है, बस इसमें मौखिक की जगह मैंने जोड़ दिया लिखित, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा वर्ण, ठीक है। अब मैंने बोला कि सार्थक लिखित इकाई, तो वो आप जानती हो वाक्य होता है, परंतु अगर मैंने थोड़ा सवाल परिवर्तन परिवर्तन कर दिया और मैं पूछता हूं कि भाषा, है ना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई क्या है, यही चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए दोस्तों क्या होंगे। तो वो होगा दोस्तों शब्द, क्योंकि शब्द जो होता है लिखित होता है और एक सार्थक होता है, ठीक है, कोई अर्थ होता है इसका, ठीक है। तो यही होता है वर्ण। अब वर्णों के बारे में हम बात कर रहे थे भैया, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, है ना, जिसके तोड़े नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं, सिंपल बात, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं भैया पहले स्वर क्या होता है। आओ स्वर पे करते हैं चर्चा। अगर मैं बोलूं, अरे सॉरी, स्वर से पहले मैं आपको वर्णमाला के बारे में बता दूं, ठीक है। देखो वर्ण हमें समझ में आ गए कि भैया 52 वर्ण है। अब इन 52 वर्णों को सॉरी 52 वर्णों को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक है, मैंने लिखी वर्णमाला,
तो बचपन से ही आप पढ़ते चले आ रहे हो। अगर मैं वर्णमाला में इस तरीके से लिखूं, तो ये सही है, ये गलत है। क्योंकि वर्णमाला का मतलब ही होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, है ना। अगर वर्णमाला व्यवस्थित ही नहीं होगी, अगर मैं ए, जेड, बी, बाई, सी, डी, जी इस तरीके से लिखूं, तो ये आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये व्यवस्थित समूह में नहीं है, व्यवस्थित रूप में नहीं है। और वर्णमाला का मतलब ही होता है व्यवस्थित होना। अगर वर्णमाला व्यवस्थित नहीं है तो वर्णमाला का वो वैज्ञानिक रूप होगा ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, कुछ भी लिखने से हम उसे समझ नहीं सकते, है ना। तो वर्णमाला को एक व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे तब हमें उस वर्णमाला के बारे में समझ में आएगा, है ना। चलो, अब चलो, हमारी जो वर्णमाला है, अक्सर प्रश्न पूछ भी लिया जाता है और प्रश्न बनते भी हैं कि किस लिपि में लिखी जाती है। वर्णमाला को किसी ना किसी लिपि में तो लिखते होंगे, तो भैया हम अपनी वर्णमाला को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। अच्छा, अंग्रेजी किस भाषा में लिखी जाती है? अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में। रोमन लिपि में। अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी को लिखते हैं रोमन लिपि में। ठीक है, चलो, और लिपि में हम पूरी बात करेंगे, पूरी, अगर जब लिपि की क्लास आएगी ना तो सभी लिपि के बारे में वहां चर्चा करेंगे। आज इतना है ना, बस ये जान लो कि हिंदी जो वर्णमाला जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है जी, चलो, इतना आ गया समझ में। अब हम चले कहां पर? अब हम चले भैया वर्णों की ओर, मतलब स्वर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो हम वही चीज पढ़ेंगे ना, ए। क्योंकि ए पढ़ेंगे, क्योंकि ए से ही अल्फाबेट स्टार्ट होता है। ऐसे ही हमारे भैया स्वर है। तो स्वर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्वर का मतलब हुआ बिना किसी और की सहायता से, बिना किसी और की सहायता से, ठीक है, बिना किसी और की सहायता से जो बोला जाए, सहायता से उच्चारित हो, या जिसका उच्चारण किया जाए या बोला जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। भैया जिसके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता ना ली जाए उसे हम कहते हैं स्वर। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं? अच्छा हाँ, एक प्रश्न और यहां बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? लोग कहते हैं भैया 10, कोई कहता है 11, कोई कहता है 13, कोई कहता है फलाने। नहीं, हिंदी वर्णमाला में भैया 11 ही स्वर है। कितने? 11। एग्जाम में आया हुआ भी है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। 11 स्वर माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अब प्रश्न ये बनता है, देखो भैया, आ से करेंगे प्रारंभ। आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, फिर क्या आएगा? अच्छा, री को बना दें। ठीक है, री, फिर ए, आई, ओ, औ, बस ये होगा 11। काउंट कर लो आप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। बस अब आप क्या होगे कि भैया अंग आहा कहाँ गए, है ना। यही तो प्रश्न होगा आपका। ये मैं आगे आपको बताता हूँ कहाँ गए ये। ठीक है, अभी मत काउंट करो आप। ये होते हैं 11। ठीक है, और इनकी मात्राएं कितनी हुई? ये हो गए कितने? ये हो गए भैया स्वर 11। मात्राएं कितनी होती है? अच्छा, मैं आपको प्रश्न भी करता हूं मैं आपसे कि स्वरों की मात्राएं, मतलब स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं, इस प्रकार से मैं आपसे प्रश्न करता हूं। तो कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? मात्राएं होती हैं 10। अब कैसे? देखो, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। आ की कोई मात्रा होती है? आ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की होती है भाई, डंडा लगता है। ई का, ठीक है, अरे डंडा, जैसे कि मैंने लिखा राम में, तो ये क्या हुआ? आ तो सब में ही है। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा चलो, यही मैं चर्चा कर लेता हूं।
आपने बाड़ा खड़ी पढ़ी है कभी? बचपन में अक्सर हमारे जो अध्यापक हमें बाड़ा खड़ी पढ़ाते थे और बाड़ा खड़ी में बोलते थे का, का, की, कु, सॉरी, की, कू, है ना, कू, इस तरीके से, और आगे पढ़ाते चलते थे। अब इस का के साथ हमने क्या जोड़ा? आ जोड़ा। क्यों जोड़ा? इसको तोड़ के लिखें? इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये होगा इसका। किसी भी वर्ण को आप उच्चारित करो, क, तो एक अलग उच्चारण बन रहा है, मतलब आ सब में आ रहा है। ख, तो खा के बाद भी क्या आ रहा है? आ रहा है। तो बस यही प्रकार है। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की जरूर होती है, डंडा लगता है। ठीक है, अक्सर टीचर बोलता है छोटे आ का डंडा नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी ई की, है ना। तो छोटी ई के लिए छोटी मात्रा, बड़ी के लिए सॉरी, मतलब 12 खड़ी याद आ गई, बड़ी मात्रा। ऊ के लिए छोटी मात्रा, बड़ी के लिए बड़ी मात्रा, री के लिए री लिखा जाता है अक्सर, है ना। ए के लिए सॉरी, मैं गलत लिख गया। ए के लिए एक मात्रा, बड़ी आई के लिए दो मात्रा, ओ के लिए भैया एक मात्रा, औ के लिए दो मात्रा, है ना। इस तरीके से होता है। तो ये हो गए इनकी मात्राएं। तो हमने किस पर भी चर्चा की? मात्रा पर की। ठीक है, मात्रा कितनी होती है? मात्राएं होती हैं 10। ठीक है, समझो। पीपीटी फॉर्मेट में भी आपको मैं समझाऊंगा, पहले यहां समझो। ठीक है, यहां समझे आप? अब आ जाओ, पहले यही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा वर्णमाला में, देखो कोई भी हो, हम मैथ भी पढ़ते हैं, तो जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित में भैया 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्याएं होती है ना। ये संख्याएं जो है प्रकृति से आई हैं। उसी प्रकार से वर्णमाला में भी कुछ स्वर होते हैं जो प्रकृति मूलक होते हैं, मतलब जो मूल स्वर होता है, जैसे कि आ है, ई है, ऊ है, ये प्रकृति से आए। इस एक तरह से मान के चलो कि प्रकृति से आए, तो इनको हम बोलते भी हैं कि भैया ये मूल स्वर है। मतलब इन्हीं से सभी जो है स्वरों की या सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोल सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि भैया मूल है, इनसे ही सब बना है। ठीक है, मूल से बना दीर्घ, मतलब दो। जब आप संधि पढ़ोगे, या आप खुद सोचो, जब मैंने आ से आ को मिलाया तब क्या बना? बड़ा आ बना। जब मैंने ई से ई को मिलाया तब क्या बना? बड़ी ई बनी। तो ये क्या हुए? दीर्घ हुए। इसको हम आ बोल सकते हैं? नहीं, इसको आ बोलते हैं। इसको ई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ई बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हुए? दीर्घ हुए। कुछ स्वर होते हैं जो संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। कैसे संयुक्त हुए? मतलब जैसे कि देखो, एक सेकंड, कुछ होते हैं संयुक्त, कैसे होते हैं वही मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो संयुक्त स्वर के बारे में जाने कि संयुक्त कैसे हुआ। अगर मैंने आ के साथ ई जोड़ा तो क्या होगा? अ, ई, आई, आई तो होगा। अब मैंने आ के साथ आई जोड़ा तो क्या होगा? अ, ई, आई, हुआ ना, जिसकी दो मात्राएं होती हैं। ये मतलब लिखते इस तरीके से आई। तो ये क्या हुए? ये संयुक्त स्वर हुए। कौन कौन से? आई, है ना, आई, 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 ओ, आऊ। ये क्या हुए? ये संयुक्त स्वर हुए। दीर्घ आप खुद पहचान सकते हो, ये भैया दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। री, री को छोड़ दो अभी, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि देवनागरी लिपि में री को लिखते हैं, वो उच्चारण इसका बहुत कम है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे, क्यों इसका उच्चारण कम है, क्योंकि हम कुछ संधि से समझेंगे, बताऊंगा मैं आपको आगे। ठीक है, वर्णमाला में ही समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये समझ में आया कि भैया मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं, और संयुक्त क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी संयुक्त। ठीक है, ये संयुक्त, और ये दीर्घ क्या होता है, ये मूल स्वर क्या होते हैं। अक्सर जो है टीचर दो ही पढ़ाता है, मूल और दीर्घ।
संयुक्त, सॉरी, दीर्घ नहीं पढ़ा था, परंतु दीर्घ होते हैं। आप खुद इस चीज को जानिए, संयुक्त तो है परंतु दीर्घ नहीं है क्या, दीर्घ है। ठीक है, ये चीज समझिए। अब क्या समझेंगे आप, अब हम समझते हैं वर्णमाला को इस तरीके से। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। मैंने अक्सर अभी आपको बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों की संख्या 52 होती है। देवनागरी में 48 वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वर और व्यंजन दो में विभाजित करते हैं, वही बताऊंगा क्यों। ठीक है, जब हम वर्णमाला आगे आगे चलेंगे, आपके रहस्यों का उत्तर स्वयं आप खुद देंगे कि सर ये रीजन था, ये कारण था, इस वजह से ऐसा है ना, आपको खुद पता चलता जाएगा। रहस्यों से पर्दा धीरे धीरे उठाएंगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है। एक साथ उठाने में ना बड़ा कंफ्यूजन होगा, बड़ा आपको भाई बोलोगे यार सर बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं, धीरे धीरे उठाएंगे। चलो, ये कुछ मत हुआ, कोई संख्या जानना ही नहीं है, मैं तो भैया स्वर देख रहा है कितने होते हैं, 11, बस आगे चलो। स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण स्वतंत्र तंत्रियों से हो। अरे भैया हमको ये पढ़ना ही नहीं है वैज्ञानिक भाषा, हमको तो क्या जानना है कि स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, ठीक है, बिना किसी सहायता से, वो होता है स्वर। स्वर मूल स्वर माने जाते हैं 10, बिल्कुल, री को उसमें काउंट नहीं किया जाता। मूल स्वर अगर ऑप्शन में अगर इस तरीके से प्रश्न आता है हिंदी के मूल स्वरों की संख्या है तो 10 ही होगी दोस्तों। ठीक है, री के आने से स्वरों में जो है इसकी संख्या 11 होगी। ठीक है, कुल स्वर तो 13 ही होते हैं जो कि आप जानते हो, अंग और आ। ठीक है, इसको अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। जो ऊपर लगता है चंद्र बिंदु जिसे बोलते हैं ना अक्सर अपनी भाषा में, ठीक है, उसी भाषा में आओ। कुछ मत देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। आओ, ये बहुत अच्छी चीज है, अक्सर यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आप अपनी वर्णमाला में ना यहीं से प्रश्न लेके जाएंगे। 90% जो प्रश्न आते हैं ना हिंदी वर्णमाला में वो आते हैं यहीं से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी भाई ये देख लो कि मात्राएं, अरे भैया मात्राएं क्या होती है, मात्राएं कुछ नहीं होती, मात्राएं मतलब हो गया उच्चारण, कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताओ। मैं अगर ये बोलता हूं तो भैया हो गया 3, 1 2 3, ये हो गया भैया पहला प्रश्न आपका, इसका उत्तर। हास्य, हास्य मतलब क्या होता है, हास्य मतलब कम या छोटा। ठीक है, जिसे बोलने में कम समय लगे उसे बोलते हैं हास्य। अब आ है, ई है, ऊ है, कर लो उच्चारण, भाई समय ही नहीं लगेगा, हाल बोल देना है आपको, है ना, अ ई उ। हस क्योंकि छोटा है, दीर्घ यानी कि बड़ा, अधिक, है ना, हस से, ठीक है, दुगना समय लगे तो उसे बोलेंगे दीर्घ। अब दीर्घ कैसे, जितने भी बचे ना सब इसमें डाल दो, उदाहरण आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, सब इसके उदाहरण होंगे दीर्घ के। अब बना भैया लुप्त, ये तो भैया फंस गया, ये कौन सा होता है, लुप्त तो मतलब इसमें 3 गुना समय लगे दीर्घ का, या गायब हो जाए। जैसे कैसे देखो, मैंने बोला ओम, ओम, मैंने बोला क्या, सुनो, चलते चले जाओ, गायब हो गए, नहीं पता चला कौन बोल गया, अरे चले गए, हो गए लुप्त। ठीक है, पर ऐसे शब्दों का हम उपयोग नहीं करते। ठीक है, लुप्त हिंदी में बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब इसको भाई लिख ही नहीं सकते, सुनो कहां तक लिखोगे भाई, रुक जाओ। ठीक है, चलो, अब भैया जीवा के आधार पर, जीवा आई,
कैसे कि कुछ स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, हमने भैया स्वरों का उच्चारण किया तो जीभ जो हमारी होती है ना, जीभ जिसको हम बोलते हैं जीवा, तो उसका कुछ भाई स्वरों का उच्चारण आगे से होता है, जीवा के मतलब आगे से, कुछ का मध्य से यानी कि बीच से, और कुछ का होता है पक्ष से यानी कि पीछे से, है ना। तो वो होती है भैया जीवा के आधार पर उच्चारण। अग्र मतलब आगे, ठीक है। अग्र से क्या हो गया, ई, बड़ी ई। अब देखो ई है, बड़ी ई है, तो स्वाभाविक है ए भी होना चाहिए, आई भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मिलके बनते हैं, वो मैं अभी आगे बता दूंगा, उच्चारण में आपको समझा देता हूँ कैसे, इसी के बाद समझाऊंगा बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया भैया मध्य। मध्य मतलब आ, इसकी जुगाड़ के बिना तो शब्द बोल ही नहीं सकते, है ना। मूल है ये तो, बीच में रखो। हो गया भैया पश्च, जो भी बचा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, ये क्या हो गए तुम्हारे, ये सब हो गए पश्च, पीछे जान दो इन सबको, ठीक है। चलो, अब एक यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि बड़ा आ तो कहीं आया ही नहीं, ये आ गया, ये आ गया, बड़ा आ आता है पश्चिम में दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न हमेशा ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूपीएसआई देख लो, ठीक है, आरओ देख लो, एमपीएसआई देख लो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर टकराएगा, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसको ज्यादातर मध्य में डाल देते हैं, है ना, मगर ये आता है पश्चिम में। अब बचा भैया मुख खुलने के आधार पर, तो भैया मुंह खोला तो कोई भैया कम मुंह खोलता है, कोई ज्यादा खोलता है, कोई भैया बीच में ही रह जाता है, तो उसी आधार पे हम भैया स्वरों को करते हैं उच्चारित, ठीक है। सवृत स्वर होते हैं आपके ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये होते हैं सवृत स्वर। अर्ध सवृत स्वर कौन से होते हैं, अर्ध में आता है आपका, अर्ध सवृत स्वर में आता है ए ओ, क्या आता है, सॉरी, ए ओ, औ नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, ए ओ। एक होता है विवृत, विवृत में आता है बड़ा आ, और अर्ध विवृत में दोस्तों होता है अ, आई और औ, है ना, ये होता है अर्ध विवृत। एक होता है ओष्ठ के आधार पर, भैया ओष्ठ कैसे, होठों को मतलब गोलाव के आधार पर, होठों को कैसे गोल कर रहे हो, ठीक है, उस आधार पर, ठीक है। तो होठ एक वृत्ताकार करोगे तो कौन कौन से उच्चारित होंगे, अर्धवृत्ताकार करोगे तो कौन से उच्चारित होंगे। एक होता है नासिक के मतलब नाक के आधार पर, है ना। तो ये एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, अगर है, अभी तो इन पर कोई प्रश्न बनता नहीं है, अगर आता है भविष्य में तो मैं बिल्कुल आपको कराता हूँ, ठीक है। मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही बात कहूंगा, बिल्कुल आप इनको समझें, और कम से कम 2 बार आप क्लास को देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कौन से सवृत होते हैं, कौन से विवृत होते हैं, कौन से आपका जो है अग्र होते हैं, कौन से मध्य होते हैं, कौन से पश्च होते हैं, बिल्कुल आप समझ जाओगे, ठीक है। अब आते हैं भैया उच्चारण। उच्चारण क्या होता है, चलो, हमारे भैया 2 मित्र थे, कौन थे, राम, श्याम। भूल तो नहीं गए दोस्तों, बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखो, ये अपना राम है, ठीक है, ये अपना श्याम है, ये हमेशा हिंदी में रहेंगे, राम और श्याम, ये दोनों दोस्त ही रहेंगे। इसने अपने भावों को, विचारों को भैया भाषा के माध्यम से किसको समझाया, श्याम को समझाया, यही तो समझाया, भाषा के माध्यम से। परंतु अब भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हमें पता ही है भैया ध्वनि होती है, यानी कि वर्ण लिखित। अब ये भैया राम जो है वो बोलेगा कैसे, अपनी ध्वनि को कैसे बोलेगा, ठीक है, कैसे वो मतलब बोल सकता है ना, किस तरीके से बोल सकता है। तो भैया वो सबसे पहले क्या करेगा, बोलने का काम करेगा कि राम, श्याम, सॉरी श्याम से बोल रहा है ना, तो श्याम, तो बोलने से क्या होगा, अंदर से वायु जो है, वायु है या हवा है ना, हवा ही तो निकलती है बोलने में, हवा या वायु, ठीक है, क्या करेगी, मुख यानी कि मुंह से, है ना, टकराएगी,
टकराव होगा, टकराव मतलब स्पर्श होगा, इसी स्पर्श को ही हम बोलते हैं उच्चारण। अब ये कहां कहां टकराती है? कंठ से टकराई तो कंठ उच्चारण स्थान होगा, तालु से टकराई तो तालु होगा, ठीक है। अब देखो, कंठ से टकराई तो कंठ होगा उच्चारण स्थान, तालु से टकराई तो तालु होगा, मूर्धा से टकराई तो मूर्धा होगा। फिर होता है तुम्हारा दंत, हाँ, दंत से टकराई तो दंत होगा, और ओष्ठ टकराती है तो ओष्ठ मतलब होठ। अब कैसे, कंठ क्या होता है? आपने देखा है अक्सर हमारे जो है एक मतलब मनुष्य का ये फेस होता है ना, तो यहाँ पे एक कंठ होता है उसके, है ना, यहाँ पर ये गर्दन पे ये, तो यहाँ जब अंदर से वायु प्रवाहित होकर आती है तो सबसे पहले टकराती है कहाँ? कंठ में। कुछ स्वरों के उच्चारण में या कुछ वर्णों के उच्चारण में कंठ से टकराती है तो उसे बोलते हैं कंठ ध्वनि, है ना, है ना। अब यही कंठ जो है गले के पीछे एक दीवार सी होती है, वहां टकराती है तो उसको बोलते हैं तालु, है ना, तो उसको बोलते हैं तालु या तालव्य। मुंह के, ये मुंह है दोस्तों, है ना, अरे बड़ा गंदा मुंह है, और ये दांत है, और ये होठ है, ठीक है, मान लो यार। तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला दोस्तों, इसको बोलते हैं मूर्धा। ये होते हैं दांत तो इसको बोलते हैं दंत, ये होते हैं होठ तो इसको बोलते हैं ओष्ठ, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं आपको बढ़िया एक इमेज बना के उसमें समझाऊंगा, मेरा बीत ना समझो, है ना, क्योंकि इमेज नहीं बना पाई मैंने, बड़ी गंदी बनाई है, बुरा मत मानना, बट अब है ही श्याम, ऐसा तो है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कंठ से कौन से उच्चारित हुए? कंठ से हुए आ, ठीक है। तालु जो कि ये होती है पीछे का भाग, इसको बोलते हैं ई, और ई ये होते हैं उच्चारित। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ भी बोल सकते हो, है ना, सॉरी होठ, ठीक है, और इसको तालु को बोल सकते हो तालव्य। तो होठ से जब टकराती है तो उसे बोलते हैं, उच्चारण होता है ऊ का, वो बड़े ऊ का। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, कंठ तालु, ठीक है। तो कंठ, इसको हम कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं, कंठ तालव्य ये भी बोल सकते हैं। तो कंठ यानी कि आ और ई, आई, सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी, आ और ई जब मिलते हैं तो बनता है कंठ तालव, यानी कि बनेगा आ के साथ ई को मिलाओगे तो बनेगा आई ए, और आ के साथ ए को मिलाओगे या बड़ी ई को मिलाओगे या ए को मिलाओगे तो बनेगा आई, ठीक है, कुछ भी मिलाओगे आई ए बनेगा। तो ये होते हैं कंठ तालु। और कंठ ओष्ठ तो क्या बनेगा? ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इसको लिखते हैं कंठोष्ठ, इस तरीके से, ठीक है। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको इसको रट्टा मारो, मैं बोल रहा हूं आप समझो कैसे। देखो, हर एक वर्ण का जो है उच्चारण खुद करते हैं हम, चलो ऐसा करते हैं। अब मैं आपको उच्चारण से ही सिखाता हूँ, मैं आपको उच्चारण करके बताता हूँ, देखो कैसे। आ से, आ के बाद ई का उच्चारण करो, क्या होगा? आई, अ, ई, आई। आ के बाद अगर मैं ए लिखूं, क्या हुआ? आई, आई, ठीक है। आ के बाद अगर मैं ऊ बोलूं, ओ, ओ। आ के बाद मैं अगर ओ लिखता हूं तो क्या हुआ? औ, औ, ठीक है, इस प्रकार से। तो बिल्कुल दोस्तों, ये था हमारा स्वर, ठीक है। अब स्वर के बाद दोस्तों व्यंजन में आपको अगर कल कराता हूं तो कैसा रहेगा, है ना, क्योंकि व्यंजन
बिल्कुल आपको एक वैज्ञानिक तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि भाषा एक वैज्ञानिक है और सीखना भी वैज्ञानिक तरीके से चाहिए। रट्टा मत मारो, कुछ भी रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे भूलोगे, इसलिए समझो। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे व्यंजन, क्योंकि व्यंजन काफी बड़ा है, इसमें हम सभी पढ़ेंगे जितने भी व्यंजन हैं। और जो आज हमारा कुछ एक दो प्रश्न जो आपके बचे होंगे मन में, बिल्कुल मैं जानता हूँ शंका है, उस भी शंका को मैं आपको कल दूर करता हूँ। ठीक है, आज के लिए बिल्कुल दोस्तों धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है, इसी यूट्यूब पे के प्लेटफॉर्म पर। और बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़िए। बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस शेयर भी कर दो दोस्तों, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।